नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए नजर डालते हैं शहर और देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बिहार में नवगठित नीतीश सरकार में मंत्रियों का प्रभार दे दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग रहेगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग के अलावा 6 अन्य विभाग दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पिछड़ा कल्याण विभाग, पंचायती राज और उद्योग विभाग संभालेंगी। बिहार सरकार में नवगठित मंत्रियों में से जेडीयू के कोटे से बने मंत्री में से अशोक चौधरी को विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मिला है। जदयू के ही मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। शीला मंडल को परिवहन विभाग, इसके अलावा बीजेपी कोटे से मंत्री बने मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें पथ निर्माण विभाग भी दिया गया है। विजेंद्र यादव को बिजली विभाग, विजय चौधरी को ग्रामीण विकास विभाग, रामसूरत राय को राजस्व और कानून मंत्री का पद, अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि विभाग, रामप्रीत पासवान को पीएचडी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। मुकेश सहनी को मत्स्य पालन का और पशु विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीवेश मिश्रा को टूरिज्म विभाग दिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणाएं नहीं की गई हैं। इसके पहले नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र 23 से चलाने का फैसला लिया गया है। यह सत्र 23 नवंबर से 27 नवंबर तक चलाए जाएंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी को विधानसभा सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाने की चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार का गठन हो चुका है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश समेत 15 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नवगठित नीतीश कैबिनेट में भाजपा से 7, जदयू कोटे से 5 मंत्री बनाए गए हैं और इसके अलावा हम और वीआईपी से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। जिस खतरनाक कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है, उसके आगमन के 1 साल पूरे हो गए हैं। वह आज का ही दिन था जब पिछले साल 2019 में कोरोना वायरस ने चीन में दस्तक दी थी और उसके बाद से अब तक तबाही मचा रहा है। 17 नवंबर को चीन में हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में पिछले साल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और इसी वुहान शहर से निकलकर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि कोरोना वायरस से पहले इस मामले को लेकर चीन ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2019 में इसकी पुष्टि की थी। चीनी सरकार की एक अप्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 17 नवंबर 2019 को कोरोना का सबसे पहला मामला सामने आया था। जो व्यक्ति दुनिया में पहली बार कोरोना की चपेट में आया था वो हुबई प्रांत का रहने वाला था, जिसकी उम्र 55 साल थी। वैसे तो हर त्यौहार के आसपास कोई मेले या किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज के पावन अवसर पर गलोया चौक जबलपुर में एक विशेष मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें तमाम छोटी बड़ी चीज़ें लोगों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध रहती हैं और मनोरंजन के बहुत सारे साधन उपलब्ध रहते हैं। इस वर्ष भी गलोया चौक में ये परंपरा अनुसार ये मेला मनाया गया। मेले में किसी प्रकार का कोई भी कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। ये समझ से परे है। इस तरीके के मेले की अनुमति प्रशासन ऐसी गंभीर व्यवस्था में कैसे दे रहा है, जबकि पूरे देश में एक बहुत ही ज़्यादा मनाने वाला छठ त्यौहार पे सरकार ने पाबंदियां बना रखी कि कोई भी नदी तालाब के पास नहीं जाएगा, घर से ही अर्घ देगा। ऐसी स्थिति में ये शहर के बीच में किसी एक स्थान पे इतने बड़े मेले का आयोजन प्रशासन और सरकार की किस मंशा को दिखाना चाहता है, जबकि कोरोना दोबारा अपने पैर पसार रहा है। किसी को भी मास्क और सैनिटाइज़र की कोई व्यवस्था नहीं थी मेले में। और जब हम बड़े मेले और बड़े आयोजन पे रोक लगा रहे हैं तो इस तरह के आयोजन किन की परमिशन से किए जा रहे हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। के सौजन्य से दीपावली के दूज के पर्व पर प्रतिवर्ष यहाँ पर चंडी मेले का आयोजन किया जाता है। जो चंडी मेले का आयोजन यहाँ पिछले हमारे 70 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। गौड़वाना राज्यों की परंपरा है कि जो गांव खेड़ों में मड़ई मेले चालू होते हैं, उसकी शुरुआत हमारे इस गलोया चौक के दुर्गा मंदिर स्थापित जो मरी माता हैं उनकी मंदिर से चालू होती है और यहाँ के बाद यह मड़ई शहर के विभिन्न स्थानों में लगते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करती है। कितने वर्षों से ये हो रहा है? ये लगभग 70-75 वर्षों से ये निरंतर चली आ रही है। आयोजक बता रहे हैं ये मेला इन जगहों से निकल के गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले मनाया जाएगा।
क्या प्रशासन आग बंद करके बैठा है या सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है? ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन को अविलंब इस प्रकार के मेलों पर रोक लगानी चाहिए ताकि इस महामारी के दौर में इस महामारी को थोड़ा काबू किया जा सके। हरियाणा में बल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस के बाद देश भर में लगातार लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर आवाजें उठ रही हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार जल्द लव जिहाद के खिलाफ कानूनी व्यवस्था बनाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में फ्रीडम ऑफ रिलेशन बिल 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर ली गई है। इसमें 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान होगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां धर्म परिवर्तन, बलपूर्वक धोखाधड़ी या किसी प्रलोभन को लेकर विवाह होगा, वह शादी मान्य नहीं होगी। इस अपराध को करने में मदद करने वालों को भी आरोपी माना जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कह चुके हैं। वहीं यूपी के योगी सरकार ने भी लव जिहाद से निपटने के लिए एक बड़ा कानून बनाने का ऐलान किया था। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि बहनों की इज्जत के साथ खेलने वालों को का राम नाम सत्य हो जाएगा। बिहार के वैशाली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर कथित रूप से युवती को जिंदा जला देने के मामले में आखिरकार पुलिस ने 17 दिनों बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 17 दिनों बाद नामजद मुख्य आरोपी चंदन को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इधर आरोपियों द्वारा जिंदा जलाई गई युवती का परिवार ने अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस के आश्वासन के बाद परिवार ने धार्मिक रीति के अनुसार उसे दफना दिया। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर की सुबह 3 युवकों ने युवती से छेड़खानी की और विरोध करने पर किरोसिन ऑयल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया। पीएमसीएच में रेफर होने के बाद 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई। लंबे समय तक साथ रही बीजेपी और शिवसेना के नेताओं में जुबानी जंग लगातार जारी है। शिवसेना के संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि देश को जब जरूरत होगी उनकी पार्टी हिंदुत्व का तलवार भांजते हुए आगे आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वह और उनकी पार्टी हमेशा हिंदुत्ववादी ही रहेगी। शिवसेना के नेता ने एएनआई से कहा कि हमें हमारा हिंदुत्व सर्टिफिकेट किसी भी पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुत्ववादी थे और हमेशा रहेंगे। हम उनकी तरह हिंदुत्व राजनीति नहीं करते। जब भी देश को हमारी ज़रूरत होगी शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की तलवार लहराते हुए आगे आ जाएगी। यह पहली बार नहीं कि जब संजय राउत ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। 16 नवंबर से महाराष्ट्र सरकार की ओर से धार्मिक स्थानों को दोबारा खोले जाने की घोषणा के बाद बीजेपी के इस कदम को हिंदुत्व की जीत बताया था। राउत ने रविवार को कहा कि यह किसी की जीत की हार नहीं है। शिवसेना ने पार्टी पे यह कहते हुए निशाना साधा कि उन्हें धार्मिक स्थानों को पीएम के निर्देश पर बंद नहीं किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तो बने रहिए जनता समाचार के साथ, जनता के लिए जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।